आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सबका एक बार फिर से स्वागत, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग हमारे प्राचीन इतिहास के एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद उत्तर वैदिक काल के बाद की घटनाक्रम को दिखाता है और इसमें हम मगध साम्राज्य के उदय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मगध जो है वो इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। तो कैसे मगध जो जनपद था इसने तमाम अन्य महाजनपदों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेकर के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और यहीं से हर्यक वंश से लेकर के और बाद में मौर्य वंश तक एक बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आए। तो एक तरह से मगध का पूरा स्थापना, मगध की का जो इतिहास है वो भी आपको यहाँ समझ में आएगा और इसी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ऋग्वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हो रहे थे, इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम था 600 ईसा पूर्व के बाद गंगा घाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो 16 महाजनपद स्थापित हुए। इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है, जिनमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है और अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र वो स्रोत हैं जिनसे हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन दोनों ही ग्रंथों में जनपदों के जो नाम दिए गए हैं उनमें समानता दिखाई नहीं देती। तो हम देखेंगे कि हमारे ये महाजनपद मैप के आधार पर कहां-कहां स्थापित थे और मगध जो जनपद है वो किस स्थान पर था और मगध की प्रगति सबसे ज्यादा की हुई, सभी शक्ति का जो केंद्र था महाजनपदों का वो कैसे मगध में केंद्रित हो चुका था और मगध साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, इन सब के बारे में तो आप समझ गए होंगे बैकग्राउंड समझ के कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम लोग जब इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले इसको देख लें कि कहां कहां थे जनपद, फिर इसके बैकग्राउंड पर आपको लेके चलेंगे उत्तर वैदिक काल का वो बैकग्राउंड जिसके बैकग्राउंड पर 16 महाजनपद की स्थापना हुई और क्या थे ये जनपद, कहां से अस्तित्व में आए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो 16 महाजनपद का जो मैप है, इस मैप में अगर हम जनपद देखें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी मैप से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दो क्वेश्चन तो यहां से क्लियर हो जाएंगे कि ऐसे दो महाजनपद कौन से थे जो भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर थे। तो भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थापित दो महाजनपद में पहला था कंबोज और दूसरा था गांधार। आप देख रहे हैं भारत की सीमाएं, ये जो मैप में डार्क कलर में दिखाई गई हैं, तो ये भारत की सीमाओं से बाहर हैं कंबोज और गांधार। तो पहला क्वेश्चन ये स्पष्ट हो गया। दूसरा पूछा जाता है भारत की सबसे दक्षिण सीमा या दक्षिण भारत में स्थापित महाजनपद कौन सा था, वो है अश्मक। ये तीन महाजनपद को हमने अंडरलाइन कर लिए। ये जितने भी जनपद हैं, महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, उसे हम अंडरलाइन करेंगे। आप इनको नोट बना लेंगे, अपना कॉपी में लिख लेंगे और इनको बार बार याद करेंगे, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी जो दक्षिण भारत में स्थापित महाजनपद था, एकमात्र महाजनपद था, उसका नाम है अश्मक। और भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर स्थापित दो महाजनपद में पहला कंबोज और दूसरा गांधार। चलिए ऊपर से ही चलते हैं अगले महाजनपद की ओर पर। कुरु, अगला महाजनपद कौन था? कुरु। ये कौन सा हो गया? कुल 4 हो गए। चौथा, पांचवा था पांचाल, छठा था सुरसेन, सातवां था कौशल, आठवां था मत्स्य, नवा था वत्स, एक था मत्स्य, एक था वत्स। ठीक है, दो हैं अलग अलग, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये मत्स्य है, ये वत्स है। अगला है मल्ल, जिन्हें मल्लाज यहां लिखा हुआ है, मल्ल। ठीक है, महाजनपद। और क्या है? ये वज्य, ब्रिजी लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये वज्य महाजनपद है, वज्य। अगला है मगध। ठीक है, और क्या है? अंग महाजनपद। ये क्या है? अंग महाजनपद। ये है चेदी और ये है अवंती। चलिए गिन लेते हैं 16 मिले कि नहीं। तो कंबोज 1, गांधार 2, कुरु 3, पांचाल 4, सुरसेन 5, कौशला 6, वत्स्य 7, मत्स्य 8, अवंती 9, चेदी 10, मल्ला 11, मगध 12, वज्जी, ब्रिजी
14, अंग 15 और अस्मक 16। तो ये 16 महाजनपद मैप के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी स्थिति को देखें, भौगोलिक क्षेत्र को देखें, भौगोलिक सीमा को देखें और देखें कि कौन सा महाजनपद किस स्थान पर स्थापित हुआ और उसके पीछे कारण क्या था। अब इसी मैप को आधार बना करके ये जो मैंने रेड सर्किल किए हैं इन्हीं को बेस बना करके हम ऋग्वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल में होने वाले परिवर्तनों की थोड़ी सी तुलना कर लें, फिर आगे हम फैक्ट पर हमारे आगे बढ़ेंगे। देखिए, आरंभिक जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ये ऋग्वैदिक आर्य जब आए तो इन्होंने जिस क्षेत्र में स्थापित हुए, जहां पर ये रहे, अपना निवास स्थान बनाया, वह क्या था? वह सप्त सैंधव प्रदेश था। और यह सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो इसी स्थान पर था। क्या था ये सप्त सैंधव प्रदेश? ये पंजाब की 5 और राजस्थान की 2 यानी कि कुल 7 नदियों के बहाव क्षेत्र को मिलाकर के सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। यहीं पर आरंभिक आर्य या ऋग्वैदिक आर्य स्थापित हुए। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो केंद्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। लेकिन कुछ समय बाद ऋग्वैदिक आर्यों ने निरंतर जब यहां पर अपना निवास स्थान बनाया तो भारत की जो मूल संस्कृति है उससे वे जुड़ते गए। आर्य अनार्य युद्ध के बाद धीरे धीरे इनका क्षेत्र विस्तार पूर्व की ओर हुआ। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक आर्यों के जो पूर्वी सीमा थी वो गंगा नदी थी। ऋग्वैदिक आर्य गंगा नदी के पूर्व में भारत की ओर नहीं बढ़ पाए। लेकिन धीरे धीरे आर्य और अनार्य युद्ध के बाद जो अनार्य भारत के मूलवासी थे और आर्य जो भारत से आए, तो आर्य और अनार्य के युद्ध के बाद आर्यों ने अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो परिवर्ती ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य का जो समापन माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो धीरे धीरे ये पूर्व की ओर बढ़ने लगे और पूर्व की ओर ये गंगा घाटी की ओर तेजी से बढ़े। तो यहाँ गंगा घाटी में आर्यों को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा अनार्यों के साथ, स्थानीय भारतीयों के साथ। यहीं पर धीरे धीरे लोहे का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान हो चुका था। तो लोहे के ज्ञान ने इनकी युद्ध प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ तो इनके पास कृषि सरप्लस था। तो एक प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी और इनकी आर्यों की युद्ध संबंधी रणनीति भी विकसित हो रही थी। तो लोहे के प्रयोग से और कृषि के विकास से इनके पास जो धन संपत्ति और हथियार मजबूत आए, उसके प्रयोग से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने तेजी से जो गंगा घाटी की जो जनजातियां थी उनको परास्त करना शुरू किया और अपना क्षेत्र विस्तार धीरे धीरे बढ़ाया। तो जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे या उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति थी, इसका मूल केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश से शिफ्ट होकर के कहां पर आ गया? गंगा घाटी में। यानी कि उत्तर वैदिक कालीन आर्य मूल रूप से गंगा घाटी में बसे थे। अब यही गंगा घाटी में धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। गंगा यमुना दोआब में उपजाऊ मिट्टी के कारण और लोहे जैसी मजबूत धातु प्राप्त होने के कारण गहरी खुदाई होने लगी, जिससे कृषि में बहुत तेज उत्पादन हुआ, स्थायी जीवन हुआ। तो एक तरह से इनके आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया। और जब आर्थिक जीवन में स्थायित्व आया, सामाजिक जीवन में स्थायित्व आया, तो निश्चित तौर पर इनके राजनीतिक जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे। तो ऋग्वैदिक आर्यों में जो परिवार था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था और उसमें फिर बाद में परिवार को से कुटुंब बने, कुटुंब से विश्व बने, विश्व से जन बने। सबसे बड़ी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की जन थी। यही जन बड़े होकर के उत्तर वैदिक काल में जनपद बने। यानी कि उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था वो ज्यादा मजबूत था, तो उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था भी मजबूत थी। तो ऋग्वैदिक कालीन जन जो हैं वे उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए? जनपद बन गए। और उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होते होते फिर यही जनपद महाजनपद के रूप में विकसित हुए। और इन महाजनपद में अलग अलग जनपद थे, अलग अलग क्षेत्र था, जहां का अपना एक राजा होता था। जो कुछ जगह पर राजतंत्र था तो कुछ जगह पर गणतंत्र भी था। इनकी भी हम बात करेंगे। तो इनकी राजधानियां आपको याद करवाएंगे। जहां से प्रश्न आता है मेरा फोकस वहां ज्यादा। यहां हम लोग कहानियां सुनने नहीं बैठे हैं मनोरंजन के लिए। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो दूर बैठ करके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो भी वीडियो आपके लिए लाए जा रहे हैं वे आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके उनका मैटर तैयार किया गया है और क्वेश्चन ओरिएंटेड सारे मैटर हैं। इसीलिए हम चाहे तो केवल लेक्चर दे सकते हैं,
लेकिन ये जो मैटर हम पीडीएफ के रूप में लाते हैं वो इसीलिए कि आपके पास एक मैटर होना चाहिए, एक फैक्ट होना चाहिए जहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये एग्जाम और क्वेश्चन ओरिएंटेड वीडियोस हैं, ना कि मनोरंजन के लिए। सो उसको उसी प्रकार से आप देखेंगे। तो ये जो 16 महाजनपद है, इनमें से ये जो 2 महाजनपद हैं ये लगभग उसी क्षेत्र में है जहां ऋग्वैदिक आर्य जो है वो बसे थे, उसी स्थान पर है ये 2 महाजनपद। इन 2 महाजनपद को कंबोज और गांधार को जो है वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वार्ता शस्त्रोपजीवी। जरा इस शब्द को देख लें फिर हम आगे चलेंगे। वार्ता इसको थोड़ा सा पतला कर लें। शस्त्रोपजीवी ये शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसे डेप्थ वाले क्वेश्चन जब हल करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा आपका। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी किन 2 महाजनपदों के लिए किया गया है? तो वो 2 महाजनपद है कंबोज और गांधार। इसका मतलब क्या है वार्ता शस्त्रोपजीवी? इसको देखिए, वार्ता का मतलब यहां पर होता था व्यापार। वार्ता का मतलब क्या होता था? व्यापार। किसका व्यापार करते थे ये लोग? शस्त्र का। ठीक है, शस्त्रों का व्यापार करते थे और उसी पर इनकी जीविका निर्भर थी। तो ऐसे लोग जिनकी जीविका शस्त्रों के व्यापार पर निर्भर थी। शस्त्र यानी कि हथियार। इस समय हथियारों का बहुत महत्व था, क्योंकि हथियारों के दम पर ही, शक्ति के बल पर ही आप अपने राज्य की सीमा बढ़ा सकते हैं और उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो जो इतिहास है उसमें इन दोनों महाजनपदों के लोगों के लिए वार्ता शस्त्रोपजीवी का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है शस्त्रों के व्यापार से जीविका चलाने वाले लोग, वार्ता शस्त्रोपजीवी। इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये आपने समझ भी लिया होगा, फटाफट नोट भी कर लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे फैक्ट पर हमारे। तो इन 16 महाजनपद से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जहां से बैक टू बैक बार बार क्वेश्चन आते, भर भर के प्रश्न आते हैं, उनको यहां पर आपके लिए इकट्ठा किया गया है। तो इसको पूरा का पूरा पॉज करके वीडियो को बार बार आप अपने पर्सनल नोट्स बना लें, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बार बार वीडियो सर्च करेंगे, हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर देंगे। तो पूरा एक नोट्स आपके पास होगा तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा था। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों जैसे कि विभिन्न शिल्पों का उदय होने के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। इस महाजनपद काल को हम द्वितीय औद्योगिकरण भी कहते हैं भारतीय इतिहास में। प्रथम औद्योगिकरण क्या था? सिंधुकालीन सभ्यता में जो औद्योगिकरण था उसे हम प्रथम औद्योगिकरण कहते हैं। और महाजनपद काल में जो औद्योगिकरण था, व्यापार और वाणिज्य का विकास हो रहा था, इसे हम द्वितीय औद्योगिकरण कहते हैं। और इस द्वितीय औद्योगिकरण में लोहे ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई, क्योंकि लोहे के प्रयोग से क्या हुआ? एक तरफ तो कृषि में अच्छी उपज होने लगी, क्योंकि लोहे के फाल के जो हल यूज किए जाते थे उनसे बहुत गहराई में जाकर के खेती की जाती थी, जिससे कृषि उपज अच्छी होती थी। और इसके अलावा स्थायी जीवन हुआ। जब कृषि उपज हुई तो पशुचारण के स्थान पर जो कृषि को अपना मुख्य जीविका बनाया, तो इससे स्थायी जीवन, क्योंकि कृषि करने के लिए एक जगह पर रहना पड़ता है, तो स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। कृषि में उत्पादन ज्यादा हुआ तो सरप्लस हुआ, और उसी सरप्लस के दम पर अन्य व्यवसाय और वाणिज्य का उदय हुआ, जैसे शिल्पकार, रथकार आदि नए व्यवसाय समाज में पनपे। तो इससे आर्थिक उन्नति हुई। इसके अलावा एक और कार्य हुआ। इस समय भारत में पहली बार 600 ईसा पूर्व में ही सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, मुद्रा का प्रचलन भारत में शुरू हुआ। तो मुद्रा के चलन से व्यापार करना, लेन देन करना आसान होने लगा। अर्थव्यवस्था में नई नई चीजें यहां पर शामिल हो रही हैं। तो जैसे जैसे लोहे के प्रयोग ने न केवल आर्थिक स्थिति को बदला, बल्कि लोहे के प्रयोग ने युद्ध में भी एक निर्णायक भूमिका निभाई, कि जिन जो आर्य थे, जो ऐसे आर्य जो धीरे धीरे अपना विस्तार गंगा नदी घाटी से आगे कर रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर कर रहे थे, उन्होंने जब लोहे का प्रयोग किया तो इन्हें, और घोड़े इनके पास पहले से थे ही, तो युद्ध में इनकी स्थिति मजबूत होने लगी। तो ऋग्वैदिक कबीलाई जो जनजीवन था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और क्षेत्रीय भावना का उदय होने लगा, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का उदय हुआ। और व्यक्तिगत संपत्ति की भावना में सबसे ज्यादा जमीन या भूमि आती थी, जिनकी सुरक्षा के लिए राज्य की अवधारणा का भी उदय हुआ। और धीरे धीरे नगरों का भी विकास हुआ। तो इसे हम द्वितीय नगरीकरण भी कह सकते हैं। भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता में हो चुका था। बुद्ध के समय में
16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था, यानी कि जब बुद्ध पैदा हुए इन्हीं 16 जनपदों में से एक में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उससे पहले ही 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जिन 16 नाम को इतिहास ने स्वीकार किया है और मैंने अभी मार्क किए हैं, ये नाम वो हैं जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिले हैं। जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 नाम मिले हैं, थोड़ा सा उनके नाम में अंतर दिखाई देता है, लेकिन जो मान्य हैं वो अंगुत्तर निकाय के हैं। ये ध्यान में आप रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। मगध क्या था? इन्हीं 16 महाजनपद में से एक मगध था जो बहुत ही स्ट्रांग था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान देंगे, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद देखिए, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें से ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन है, सबसे पहले लिखा गया। तो जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसकी पूरी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, लेकिन बाकी तीनों वेद जो है ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो अथर्ववेद इन्हीं में से एक है। तो अथर्ववेद में सबसे पहले मगध नाम का उल्लेख मिला है। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। मैंने बताया इन महाजनपदों में 2 प्रकार की प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था थी, एक जो राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। तो जो राजतंत्र था वहां तो उत्तराधिकार का नियम था, राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन जो गणतंत्र था वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और वहां राजा के चुनाव में जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है ये भारत ही नहीं विश्व का सबसे पहला गणतंत्र इसीलिए माना जाता है कि भारत तो लोकतंत्र का पिता है। दुनिया में सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रणाली पर संचालित होने वाला ये पहला राज्य दुनिया का है, जो कि हमारे महाजनपद में से एक है। ठीक है, और ये जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे ये वज्र संघ की राजधानी थी। लिच्छवी यहां पर क्या थी? वैशाली का लिच्छवी यह वज्र संघ की राजधानी थी। आगे पूरा एक चार्ट इसमें हम आपको देंगे जिसमें महाजनपद और उनकी राजधानियां, जहां से कि बहुत बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो उसको तो प्लीज आप जरूर अपने नोट्स में, अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे ये, मगध सबसे शक्तिशाली था और मगध के शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण थे। जैसे मगध में एक प्रकार से पूरा जो सिस्टम था उसमें उसका जो भौगोलिक स्थिति थी, पहाड़ियों के बीच में होने के कारण उसे सुरक्षा प्राप्त थी, नदियों के पास होने के कारण आवागमन का मार्ग था, व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे प्राकृतिक और भौगोलिक जिनकी वजह से शक्ति का केंद्र बन गया था मगध। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की सूची मिलती है, ये नोट कर लेंगे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिनमें 8 वज्र संघ के थे तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। यानी कि जब बुद्ध का जन्म हुआ उस समय गणतंत्रों की कुल संख्या 10 थी, इनमें से 8 गणतंत्र वज्र संघ से थे और 2 मल्ल संघ से संबंधित थे। अब यहां से शुरू हो जाता है 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम। तो ये अलग अलग आपसे पूछे जाएंगे, कहीं टैली करने के लिए आएगा, कहीं सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। चलिए एक बार यहां दोहरा लेते हैं, बाद में आप इनके नोट्स बना करके बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, श्रावस्ती का एक और नाम था सहेत महेत, पूछ लिया जाता है। अंग की राजधानी चंपा थी, चंपा का एक दूसरा और नाम था मालिनी। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज और गिरिब्रज का ही दूसरा नाम है राजगृह। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई थी और पाटलिपुत्र के नाम पर ही वर्तमान पटना शहर का नाम रखा गया है, स्थापित किया गया है। तो आरंभ में मगध राज्य की राजधानी जो है वो गिरिब्रज थी और गिरिब्रज राजगृह का ही एक नाम है। वज्रराज की राजधानी विदेह, विदेह का दूसरा नाम क्या है? मिथिला। मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा या पावा थी, यहीं पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला राज्य चेदी और इसकी जो राजधानी थी सुक्ति या सुक्तिमती। वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी। कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल राज्य की राजधानी उत्तरी पांचाल, 3 नाम यहां पर हैं, उत्तरी पांचाल, आयच्छन्न एवं दक्षिणी पांचाल। ठीक है, मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य ये पांचाल में ही आता है, काम्पिल्य, पांचाल और काम्पिल्य यहां तक पांचाल से आएगा। अगला 11वां नाम है मत्स्य और मत्स्य राज्य की राजधानी है विराटनगर। 12वां नंबर है सूरसेन, सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा है। अगला नाम अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली है।
चौथा नाम है 14वां नाम है अवंती। अवंती राज्य की राजधानी उत्तरी अवंती, उज्जैनी या दक्षिणी अवंती महिष्मती है। आपने महिष्मती का नाम सुना था, बाहुबली फिल्म देखी है तो बाहुबली फिल्म में आपने महिष्मती का नाम देखा है। महिष्मती के साम्राज्य पर पूरी फिल्म बनाई गई थी, वही महिष्मती का नाम है। पुरानी जो कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, उनको ध्यान में रख करके ये और नई चीजें इसमें जोड़ करके फिल्म बनाई गई, तो ये महिष्मती नाम वहीं से लिया गया है। 15वां नाम है गंधार। और गंधार और कंबोज दोनों जो है वो भारत की भौगोलिक सीमा से, वर्तमान भारत से बाहर है, इसलिए इनकी राजधानी याद रखेंगे आप, और असमक की भी, क्योंकि असमक दक्षिण भारत में है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला है और कंबोज की राजधानी हाटक है। हाटक या राजापुर, हाटक बहुत पूछा जाता है। तो ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां बार बार याद करेंगे तो ही याद होंगे, क्योंकि थोड़े टिपिकल नेम है ये। अब ये 10 गणतंत्रों की बात की जा रही है कि जो 10 गणतंत्र थे, मैंने गणतंत्रों के बारे में बताया, इनके नाम कौन कौन से थे और इनमें कौन शासन करता था। पहला नाम है कपिल वस्तु के शाक्य, दूसरा सुम सुमार गिरी के मध्य, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये 10 जो है गणराज्य थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य जो है वो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। यानी कि जब बुद्ध का जन्म हुआ उस समय जो सबसे बड़ा गणराज्य था वो कौन सा था? वैशाली का लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा गणराज्य था। प्राचीन काल के मनीषियों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट पद्धति माना है। प्राचीन पद्धतियों ने राजतंत्र को अधिक अनुकूल माना है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में हम गणतंत्र को ज्यादा अनुकूल मानते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में जनता इतनी अवेयर नहीं थी, इतनी जागरूक नहीं थी कि वह गणतंत्र में एक अच्छा राजा चुन पाए, क्योंकि उसमें भी जो धनी वर्ग था उसका प्रभाव ज्यादा होता था। लेकिन तत्कालीन समय में राजतंत्र को उचित माना जाता है, किंतु वर्तमान संदर्भ में गणतंत्र या लोकतंत्र ही उचित माना जाता है। गांधार एवं कंबोज क्षत्रियों को, गांधार एवं कंबोज के जो क्षत्रिय थे इन्हें क्या कहा जाता था? वार्ता शत्रोपजीवी। वार्ता शत्रोपजीवी का मतलब मैंने बता दिया, ऐसे लोग जो कि हथियारों का, शस्त्रों का व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे, ये इनको कहा गया है। अब देखिए आता है मगध राजवंश, क्योंकि मैंने बताया कि 16 महाजनपद में सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत जो था वह मगध महाजनपद था। तो मगध महाजनपद को एक बार चलिए हम मैप में और देख लेते हैं, ताकि हम मगध महाजनपद को अच्छे से समझ पाएं और उससे संबंधित जो बाद में क्या मगध का विकास हुआ है उसको आपको बता पाएं। इसके लिए मगध को एक बार और देखना होगा। ठीक है, चलिए कहाँ है मगध? यहाँ पर अब मगध है हमारा ये वर्तमान बिहार के आसपास का इलाका जो है वो तत्कालीन समय में मगध था। तो ये जितने भी महाजनपद हैं इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर जो था वो मगध था। और आपने देखा कि मगध राज्य में ही धीरे धीरे तमाम छोटे मोटे राज्य आपस में मिलकर के जो मिलने लगे। मगध में जो शासक आए, जैसे हर्यक वंश के शासक आए, तो इन्होंने एक के बाद एक, जैसे बिंबिसार था, अजातशत्रु था, ठीक है, इन्होंने एक के बाद एक पड़ोसी राज्यों को युद्ध के द्वारा अपने राज्य में मिलाया, तो मगध एक बड़ा राज्य बन गया। और इसी मगध राज्य में जो नंद शासकों को, घनानंद को हरा करके बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। तो सोचिए ये वो मगध है जहां से भारत के राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीय सम्राट की स्थापना हुई थी। और ये जो कौटिल्य है ये कहां से आया था? यहां से। कौटिल्य तक्षशिला का आचार्य था, और तक्षशिला का आचार्य जो कौटिल्य था ये जब मगध में आया, कब आया? जब घनानंद का शासक था, नंद शासक घनानंद जो कि बहुत ही क्रूर था, उसके राज्य में आया मगध में। क्यों आया आचार्य कौटिल्य? इसलिए आया क्योंकि यहां पर यूनानी बहुत आक्रमण करते थे। ये वो क्षेत्र है जहां पर आक्रमण होते ही रहते थे लगातार। तो यूनानियों के आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आचार्य हैं तक्षशिला के कौटिल्य, ये मगध के नंद शासकों के यहाँ आए। लेकिन तत्कालीन नंद शासक घनानंद ने इनको अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया, दरबार से। यहीं पर चाणक्य ने सौगंध खाई और ये कहा कि हम जो नंद शासक हैं या नंद हैं इनका समूल नष्ट कर देंगे।
तो कितना बड़ा एक डिस्टेंस है, यहां से आए थे। उसके बाद कौटिल्य जब वापस लौटा तो यहीं पर उसने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को पहचान करके उसे एक सम्राट के रूप में परिवर्तित किया। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मौर्य शासन की स्थापना हुई। इसी मौर्य शासन में महान शासक अशोक का जन्म हुआ था और अशोक एक महान शासक के रूप में जाना गया। उसी मगध के उत्कर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर मगध जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेट कैसे बना, वो कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने मगध को एक मजबूत राज्य बनने के लिए प्रेरित किया, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार कहने का मतलब ही है, समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो मगध में शासन करने वाला पहला वंश कौन था? हर्यक वंश। नोट करिए इसको, मगध राज्य में शासन करने वाला पहला जो वंश था वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश भी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस वंश के हर राजा ने अपने पिता की मृत्यु करके गद्दी हासिल की थी, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। और हर्यक वंश का शासन 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। 16 महाजनपदों में से एक मगध एक साम्राज्य के रूप में शुरुआत हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ, यानी कि मगध की एक पहचान जो बनी हर्यक वंश के शासन के शुरुआत से बनी। और बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था, जो इसका समय 544 से 492 ईसा पूर्व था। उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को मगध साम्राज्य की महत्ता स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर बिंबिसार ने अंग राज्य, अभी आपने मैप में देखा अंग जो है मगध के एकदम लगा हुआ है दक्षिण में, तो बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग देश का शासक नियुक्त कर दिया। तो अजातशत्रु मगध का राजा बनने से पहले अंग देश का शासक था और यह बिंबिसार का पुत्र था। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह थी। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। ये बिंबिसार के दो अलग अलग नाम हैं, पूछ लिया जाता है, बिंबिसार के लिए ये नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, ये प्रश्न पूछा जाता है, जीवक बहुत प्रसिद्ध राजवैद्य था, तो पूछा जाता है कि जीवक किस राजा का राजवैद्य था, किस राजा के दरबार में था ये, तो यह बिंबिसार के दरबार में था। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा था। अवंती एक अलग गणराज्य, एक अलग महाजनपद था, मैप में आपने देखा। तो बिंबिसार जो कि मगध महाजनपद का राजा था, इसने एक दूसरे महाजनपद यानी कि अवंती के राजा चंड प्रदोत को जब परेशानी हुई, उनको आवश्यकता हुई, तो इलाज करने के लिए इसने अपने राजवैद्य किसने बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती में भेजा था। बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल देवी थी, जो कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी। और दूसरी पत्नी जो थी बिंबिसार की, ये लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। तो विभिन्न महाजनपदों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होने के परिणाम स्वरूप भी मगध का जो उत्कर्ष है वो बढ़ा और साम्राज्य का विस्तार हुआ। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व इनका समय था। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का राजा बना था। मैंने बताया पितृहंता वंश इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत अजातशत्रु ने काशी तथा वज्र संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान दें, अंग महाजनपद को, अंग राज्य को बिंबिसार ने मगध में मिलाया और काशी और वज्र गणराज्य या संघ को अजातशत्रु ने मगध में मिलाया। तो आप देख रहे हैं कि मगध राज्य का विस्तार हो रहा है, तभी तो शक्ति का केंद्र बाद में मगध बना। तो मगध राज्य तेजी से विस्तारित हो रहा है क्योंकि मगध के जो शासक थे वे शक्तिशाली थे और शक्ति और युद्ध का प्रयोग करके उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यहां पर ये जो अजातशत्रु है, इसने काशी और वज्र को मगध साम्राज्य में मिलाने के लिए कूटनीति का भी सहारा लिया था।
अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय हासिल हुई थी। इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें रथ मूसल और महाशिलाकंटक भी कहा जाता है। उस समय बंदूक और तोपें तो हुआ नहीं करती थी, तो पत्थर से बनाई गई थी। पत्थर फेंक करके बड़े बड़े शिलाएं जो हैं उनको फेंक करके इस प्रकार से यूज किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेनाएं उसके नीचे दब जाएं। तो ये जो 2 नए हथियार अजातशत्रु ने इस युद्ध में इस्तेमाल किए थे, पहला रथ मूसल और दूसरा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र या पाटिल गांव के सामरिक महत्व को अजातशत्रु द्वारा तभी समझा गया जब वह लिच्छवियों से लड़ रहा था। यहां सुरक्षा की दृष्टि से, यहां कहां, पाटलिपुत्र में सुरक्षा की दृष्टि से अजातशत्रु ने एक दुर्ग का निर्माण कराया और बाद में जो शासक आए जिनका नाम था उदायन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। बहुत महत्वपूर्ण है कि पाटलिपुत्र जो है ये राजगृह से ज्यादा सुरक्षित थी भौगोलिक स्थितियों से। तो इसीलिए जब अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध हो रहा था तो पहली बार उसको ये लगा कि उसकी राजधानी सुरक्षित नहीं है, और अगर राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया जाए तो वह ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकता है अपने राज्य या साम्राज्य को। तो इस महत्व को समझ करके अजातशत्रु ने मगध में एक किले का निर्माण कराया और बाद में इसके उत्तराधिकारी उदायन ने इसी पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु के कार्यकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को उदायन की बात हो रही है, उदायन आ गए तो इनके यानी कि उदायन के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और बुद्ध के अवशेष में इन्होंने स्तूप का निर्माण कराया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध वाले वीडियो में इसके डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, अजातशत्रु के कार्यकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और इस बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक, विनय पिटक में लिपिबद्ध किया गया। अभिधम्म पिटक बाद में आया। बुद्ध की शिक्षाएं 3 पिटक में दी गई हैं, उनको बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो पहले 2 पिटक जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि अजातशत्रु के कार्यकाल में ही लिपिबद्ध किए गए थे। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया था। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन द्वारा कर दी गई। यह परंपरा रही इस वंश में, इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। उदायन जिसका समय 460 से 444 ईसा पूर्व था, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र का एक और नाम क्या है? कुसुमपुरा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। पाटलिपुत्र को एक और नाम से जाना जाता था, कुसुमपुरा नाम से। तो इसने उदायन ने क्या किया? पहली बात तो ये पाटलिपुत्र कहां पर था? यह गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित था और यही पर उदायन ने कुसुम ध्वज नामक नगर की स्थापना की थी तथा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह केवल अजातशत्रु के समय तक थी। अजातशत्रु की समाप्ति के बाद ही राजधानी बदल के पाटलिपुत्र कर दी गई और यह कार्य उदायन ने किया था। ये जो उदायन है ये जैन धर्मावलंबी था, जबकि आपने देखा अजातशत्रु बौद्ध धर्म का संरक्षक था, लेकिन उदायन जैन धर्म का संरक्षक है। सोचिए, जैन धर्म अहिंसा की बात करता है और जैन धर्म का संरक्षक होने के बावजूद उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी हासिल की। तो इस वंश के अंतिम शासक नागदशक या दर्शक को शिशुनाग नामक एक अन्य अमात्य ने सत्ता से हटाकर के मगध की गद्दी को छीन लिया और एक नए वंश की शुरुआत की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। बहुत महत्वपूर्ण है, शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाली। पहली बात याद रखना है आपको कि मगध का प्रथम राज्य जो है हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद दूसरा जो राज्य वंश आया वो क्या था? वो था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग नामक एक अमात्य ने की, जो कि हर्यक वंश के अंतिम शासक का अमात्य था, मंत्री था।
अब शिशुनाग वंश आ गया। शिशुनाग वंश का समय कब से कब तक है? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व इनका समय है। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने देखा कि अंग राज्य को मगध में मिलाने वाला अजातशत्रु था, ठीक है, बिंबिसार था। इसके अलावा अजातशत्रु ने 2 राज्यों को मिलाया, और ये तीसरा जो राजा है उदयन ने मगध साम्राज्य में नए राज्यों को नहीं मिलाया था। शिशुनाग ने अवंती और वत्स बहुत महत्वपूर्ण राज्य थे, तो अवंती और वत्स 2 और नए राज्य मगध साम्राज्य में मिलते गए। कैसे समय के साथ मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा है और तमाम महाजनपद मिलकर के एक राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत हो रही है। देखिए, जो ऋग्वैदिक समाज के जो जन थे वे उत्तर वैदिक समाज में क्या बन गए? उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या बन गए? जनपद बन गए। उत्तर वैदिक काल के जनपद 600 ईसा पूर्व के आसपास क्या बन गए? महाजनपद बन गए। उन्हीं महाजनपद में से एक मगध था, और मगध ने धीरे धीरे तमाम राज्यों को अपने में मिला करके राज्य को राष्ट्र की अवधारणा में बदल दिया और मौर्य साम्राज्य और मगध साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इस समय मगध साम्राज्य, जब शिशुनाग वंश की स्थापना हुई उस समय मगध साम्राज्य का विस्तार कहां तक हुआ था? बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग पूरा मगध साम्राज्य में शामिल हो चुका था। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण लगाने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ध्यान देना है, शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की 2 राजधानी बनाई, एक तो पहले से ही पाटलिपुत्र थी और दूसरी वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि इसके द्वारा वह वज्ज संघ पर निगरानी रख सकता था, क्योंकि वज्जियों को इसने अपने राज्य में मिलाया था। शिशुनाग वंश का ही एक और राजा कालाशोक या काकवर्ण, इसका एक और नाम है काकवर्ण। तो कालाशोक, इसका समय था 394 से 366 ईसा पूर्व। इसका नाम पुराणों में तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया था। फिर से सत्ता का केंद्र क्या बन गया? मगध में पाटलिपुत्र बन गया। सिंघली महाकाव्य, सिंघली क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिंघली है। तो सिंघली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब जब उन्होंने समाधि ले ली, उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्षों के बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। मैंने जो महात्मा बुद्ध पर और बौद्ध धर्म पर एक वीडियो जो डाला है, उससे मैं ये सारी बातें बताई गई हैं, उसको जरूर देखिएगा। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। इस बौद्ध संगीति में विभेद उत्पन्न होने के कारण बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट चुका था, और ये 2 संप्रदाय क्या थे? स्थविर एवं महासंघिक। ठीक है, स्थविर एवं महासंघिक ही आगे बढ़ चल करके हीनयान और महायान में परिवर्तित हुए। इस वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदवर्धन या महानंदिन था। ध्यान देने वाली बात है। इनके बाद आता है नंद वंश। अब क्रम याद रखिए, मगध के राज्यों का क्रम क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश, और फिर आता है मौर्य वंश। ये क्रम कई बार पूछा जाता है। नंद वंश के समय क्या है? 344 ईसा पूर्व से 324 या 23 ईसा पूर्व। उग्रसेन, जिसका एक नाम महानंदिन था, उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्म नंद कहा गया है। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र शासक था, जो व्याकरणाचार्य पाणिनि का घनिष्ठ मित्र था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव या दूसरे परशुराम का अवतार माना गया है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। महापद्म नंद को ये दूसरा परशुराम इसलिए कहा गया क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया था, समाप्त किया था, और महापद्म नंद के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसने भी क्षत्रियों का नाश किया था। एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। नंद वंश की बात हो रही है। महापद्म नंद मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की थी तथा वहां एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल ने अपने हाथी गुंफा अभिलेख में किया गया है। कई जगह खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख का नाम आता है, वही है ये। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि वह कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा करके लाया था महापद्म नंद।
महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था और ग्रीक या यूनानी लेखकों में इसे यानी कि घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। ये वही घनानंद है जिसको हरा करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सिकंदर के समकालीन था और सिकंदर के आक्रमण और यूनानी आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ही कौटिल्य घनानंद के दरबार में आए थे। ठीक है, तो ये जो ग्रीक लेखक है या यूनानी लेखक हैं, ये इस घनानंद के लिए अग्रमीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सिकंदर वाले वीडियो में मैंने यूनानी आक्रमण को पूरे अच्छे से कवर किया है, उसको देखिएगा। आप देखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत पर एक तरह से विदेशी आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। बाद में अलग अलग आक्रमणकारी भारत में आए। जो सिकंदर था, इसने भारत पर आक्रमण का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जहां से निरंतर भारत पर आक्रमण हुए, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम उसी रास्ते से भारत में आया था जिस रास्ते से सिकंदर आया था। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, हालांकि सिकंदर का आक्रमण व्यास नदी के पश्चिम तक ही था, व्यास नदी के पूर्व की ओर सिकंदर नहीं बढ़ पाया, लेकिन सिकंदर ने जब आक्रमण किया था सिंध पर और उसी क्षेत्र पर, उस समय मगध में घनानंद का शासन था। तो इसी के संदर्भ में बात करने के लिए कौटिल्य घनानंद के पास आए, तो कौटिल्य ने उनको किस तरह अपमानित करके दरबार से बाहर कर दिया था। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, मैंने आपको बताया कौटिल्य के 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं, आप परेशान नहीं होंगे कि अलग अलग नहीं थे ये। और इन्होंने ही, कौटिल्य ने ही मौर्य प्रशासन पर एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो उस अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बहुत ही विस्तार से इन्होंने बताया है। तो घनानंद की हत्या करके 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश के शासन की नींव डाली। तो मगध का विस्तार कैसे हुआ और कैसे मगध सर्वोच्च शक्ति तक पहुंच चुका, इनमें विभिन्न राजाओं, विभिन्न वंशों का जो क्रम है उसको भी ध्यान में रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपके लिए। इनमें महाजनपद से तो प्रश्न आएंगे ही, इसमें मगध के उत्कर्ष से भी आपके लिए प्रश्न आएंगे। ठीक है, थैंक यू।